लोग ठीक हैं। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकंड लेक्चर की, और इस लेक्चर का पहला टॉपिक ले रहे हैं सोर्स। सोर्स जो है वो कितने टाइप का होता है, करंट सोर्स क्या है, वोल्टेज सोर्स क्या है, इसमें जो इम्पीडेंस लगी होती है प्रतिबाधा वो सीरीज़ में लगी होती है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगी होती है, इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं, इन सब के बारे में जानकारी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको पोटेंशियल डिवाइडर रूल पढ़ाया और उस रूल में हमने खास बात बताई थी कि यदि सर्किट में आपको पोटेंशियल गिवन हो, V दिया हो, तो आप सीधे बिना I को कैलकुलेट किए किसी भी रेजिस्टेंस पे क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, विभवांतर निकाल सकते हो। रिपीट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं और इन रेजिस्टेंस को एक हमने बैटरी से जोड़ दिया जिसका वोल्टेज है B, ये प्लस है ये माइनस है। हमने कहा था कि यदि ये R1 रेजिस्टेंस है, इसके सिरों पर B1 निकालना है और R2 के सिरों पर यदि आपको B2 निकालना है, तो आप इसकी करंट की गणना ना करें, सीधे तौर पर B1 लिख दें, टोटल वोल्टेज जो कि गिवन होगा, और R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस जिसके सिरों पे निकालना चाहते हैं वो आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिवाइडर रूल कहाँ लगाना है, जहाँ करंट नहीं दी है, सीधा वोल्टेज दिया है। अब करंट दी जाए तो उस केस में और भी काम आसान है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल निकालने के लिए IR चाहिए, मतलब एक तो करंट चाहिए और एक रेजिस्टेंस चाहिए। अब करंट यदि आपको गिवन है तो इसी रेजिस्टेंस के सिरों पर क्या आ जाएगा, I इंटू R1, और यहाँ क्या आ जाएगा, I इंटू R2, क्योंकि सीरीज में जाने वाली जो करंट है वो कैसी होती है, सब जगह बराबर होती है। तो इसमें से भी करंट I बन जाएगी, इसमें से भी करंट I2 जाएगी, सॉरी I बन जाएगी। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, IR2 IR1। ओके, अब रेजिस्टेंस के बारे में कल हमने एक बात बताई थी कि रेजिस्टेंस जो है वो एनर्जी का लॉस करता है, पावर का लॉस करता है। ये आपने कई बार सुना होगा कि रेजिस्टेंस यदि लगा है तो वहाँ बोलते हैं कि विभव का पतन हो गया या पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। इसका मतलब क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझना, सोर्स में काम आएगा। ये थोड़ा सा बेसिक इसलिए बताना जरूरी है, नहीं तो सोर्स फिर सीधा लिखाएंगे तो आप नहीं समझ पाओगे। अब तक हमने आपको रेजिस्टेंस के सिरों पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना सिखाया, अब हम आपको सिखाएंगे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे पॉइंट A दे दिया, ये पॉइंट दे दिया B, और एक पॉइंट दे दिया आपको C। हमने पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। हमने आपसे पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट B कितना होगा, और हमने पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट C। तो आपके जवाब क्या होंगे ये हमको जानने हैं, आप खुद बता दीजिए, फिर हम चालू करते हैं। हमने बैटरी दी है B वोल्टेज की, तो आपको कल समझाया था कि यदि B वोल्ट की बैटरी है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो B वोल्ट पे होगा और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो 0 वोल्ट पे होता है। मतलब यदि आपको कोई भी बैटरी गिवन हो, कभी भी, हमने शायद बता दिया है कल, यदि इस पर 10 वोल्ट लिखा है तो पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब हायर पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब लोअर पोटेंशियल। तो लोअर होता है 0 और हायर होता है जितना वोल्ट की बैटरी होती है। तो ये जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, ये पॉइंट कितने पे होता है, 0 पे। तो वैसे ही ये B से जुड़ने वाला पॉइंट कौन सा है, ये है, तो यहाँ कितना होगा B। इससे जुड़ने वाला पॉइंट ये है तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा B। ये 0 है तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा 0, और उससे जुड़ने वाला यहाँ है तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा 0 वोल्ट। बात आया समझ में? तो कहने का मतलब दो आंसर तुम्हारे पास आ गए। जो BA पॉइंट है इस पे पोटेंशियल की वैल्यू B है और BC पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 0। अब बात आती है BB की, ये कैसे निकालें। हो सकता है उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, वो भी बहुत आसान है, लेकिन एक सिंपल तरीका बताते हैं जो कि काम आने वाला है। माना यहाँ से निकलने वाली जो करंट है वो I है, और I की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या दे देगा आपको I। ध्यान से समझना जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। यहाँ से करंट I जा रही है, रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस का सर काम है पोटेंशियल को ड्रॉप करना, पोटेंशियल का नुकसान करना या एनर्जी का नुकसान करना। ध्यान रखना जब भी हम विभव बोलें पोटेंशियल, तो वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी को ही बताता है। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होगा पोटेंशियल होता है K
Q/R। क्या डेफिनेशन है? एक चार्ज या एकांक चार्ज को, यूनिट आवेश को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य क्या है? पोटेंशियल। लेकिन यदि एक चार्ज और लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब यदि हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो वो एक चार्ज की बात हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ चार्ज ज़्यादा होंगे, तो है तो दोनों एक ही चीज़। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या करेगा? पोटेंशियल का नुकसान करेगा। तो कितना नुकसान करेगा? -I/R1। बात आया? यहाँ कितना था? पोटेंशियल B, और रेजिस्टेंस ने कितना नुकसान कर दिया? I/R1। तो बताइए यहाँ कितना बचेगा? पहले B था, नुकसान कितना हो गया? I/R1। तो आंसर क्या आ जाएगा? V - I/R1। बात आया समझ में? नहीं आया? और समझो सर, अब ये भी R2 है और करंट वही I जा रही है, तो ये कितना नुकसान करेगा? I/R2। तो यहाँ कितना पोटेंशियल होना चाहिए सर? यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखें तो B में से पहला नुकसान कितना हुआ? -I/R1। वापस नुकसान कितना हो गया? I/R2। और ये किसके बराबर आना चाहिए? 0 के। तो चेक कर लो, V बराबर I/R1 प्लस I/R2। बिल्कुल सही कह रहा है। टोटल पोटेंशियल है, दो भागों में बट गया, I/R1 I/R2 में। आंसर ठीक आ रहा है। नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल देखो, एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। यदि हमने यहाँ पे यदि हमने यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की है, और यदि ये R1 है और ये R2 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये कितने पे पॉइंट होगा? ये 10 वोल्ट पे होगा। ये कितने पे होगा? ये 0 वोल्ट पे होगा। यदि इस जगह 6 वोल्ट का नुकसान हो गया तो 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेंगे? 4 वोल्ट। और ये कितने का नुकसान करेगा? -4 वोल्ट का। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब ये होता है। बात आया? चलो एक न्यूमेरिकल से इस बात को समझते हैं। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि सोर्स में तो काम आएगा ही आएगा। आप इस टॉपिक की हेल्प से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल पाओगे, जो हमारे थ्योरम्स में, जो हमारे जेड पैरामीटर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। देखो, इस कॉन्सेप्ट को एक बार हम समराइज कर रहे हैं कि यदि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R है, और यदि यहाँ से करंट आई जा रही है, तो पोटेंशियल का नुकसान कितना करेगा? -IR। यदि इस पॉइंट पे पोटेंशियल BA है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मिलेगा? पहले कितना था? BA, घट कितना गया? -I/R। यदि और भी कोई रेजिस्टेंस जुड़ा है तो ये क्या करेगा? और नुकसान करेगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था? BA -IR। ये कितना घटा देगा? -I/R2। तो यहाँ कितना बचेगा? पहले कितना था? VA -IR1, और घट कितना गया? और IR2। ऐसे ही पोटेंशियल धीरे धीरे घटता हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पोटेंशियल डिवाइडर रूल। हमने एक रेजिस्टेंस लिया, वापस ले लेते हैं रेजिस्टेंस को। हमने एक रेजिस्टेंस लिया, एक और रेजिस्टेंस लिया, और कहा कल ये R1 है, ये R2 है। हमने कहा कि B निकालो, आपने कहा कि सर I/R1 कर दो, क्योंकि आपने बैटरी किसकी जोड़ दी? V, और यहाँ कितना है? करंट I। और आपने कहा कि B2 कितना होगा? सर I/R2 होगा। तो हम भी तो वही कह रहे हैं, कितना नुकसान किया? I यदि R1 है और यदि R2 है तो I/R1। ठीक है, कितना नुकसान किया? I/R1 कर दिया। यहाँ कितना नुकसान होगा? I/R2। आप कहोगे सर यहाँ तो माइनस लगाया नहीं। ये है इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस, ये है इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस। हमने कहा कि इसने नुकसान कितना किया, तो कितना किया? -I/R1। बात आया समझ में? जैसे ये है 4 ओम, ये है 8 ओम, और बैटरी लगा दी हमने 12 वोल्ट की। अब इसका फंक्शन क्या है? हमको यहाँ निकालना है पोटेंशियल B1, यहाँ पोटेंशियल निकालना है B2, और इस पॉइंट पे भी हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल। इसको हम x मान लेते हैं, तो आपको Bx की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्रॉस तो नहीं समझ रहे हो आप इसको? कुछ और मान लें क्या? आप इसको क्रॉस वाला तो नहीं समझ रहे हो ना, कि सर क्रॉस लग रहा है, तो हम कुछ और मान लेते हैं। इसको हम P पॉइंट मान लेते हैं, तो आपको BP की वैल्यू निकालनी है। आप खुद कोशिश करेंगे तो 3 तरीके हमने आपको बता दिए। पहला तरीका,
तीन तरीके पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बता दिए। पहला तरीका V1 कैसे निकालोगे, अरे सर टोटल वोल्टेज कितना है 12, टोटल रेजिस्टेंस 4 और 8 कितना 12, आंसर कितना आया 1 वोल्ट। ये आ रहा है क्या, बी नहीं मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं। ऐसा करते हैं इसको 24 करते हैं तब आंसर बेटर आएगा। नहीं ठीक है 24 कर लें, चलो कोई बात नहीं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, अरे चलिए देखिए, टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई पहला रेजिस्टेंस कितना है 4, आंसर कितना आया 4 वोल्ट। और दूसरी बार है, जाहिर सी बात है वैसे भी आंसर निकाल सकते हो, 12 में से 4 यहाँ आ गए तो बचेंगे कितने 8, तो 12/12 मल्टीप्लाई बाई 8 बराबर 12 वोल्ट। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, करंट निकालनी है, टोटल वोल्टेज कितना है 12, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12, आंसर कितना है 1, मतलब यहाँ से कितने एम्पियर की करंट जा रही है 1 एम्पियर की। तो अब यहाँ से भी 1 एम्पियर की जाएगी, तो V1 बराबर I इंटू R1, 1 करंट हो गई, R1 का मतलब 4, तो कितना आया 4 वोल्ट। दूसरा यहाँ से करंट कितनी गई है 1 एम्पियर की, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आया 8 वोल्ट। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका देखो, ये तो निकाल सकते हो ना I इंटू R1 और I इंटू R2, ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा देखो ये 12 वोल्ट है, तो यहाँ भी कितना है 12 वोल्ट और यहाँ भी कितना है 12 वोल्ट। ये कितना है, ये है 0 और ये कितना होगा 0। ठीक है, समझना ध्यान से। हमने क्या किया, ये 12 वोल्ट है, ये भी 12 वोल्ट है, यहाँ से करंट जा रही है 1 एम्पियर की, तो ये कितने का नुकसान करेगा -I मतलब 1 इंटू 4 मतलब -4 वोल्ट का नुकसान कर देगा। तो 12 में से 4 गए तो इस पॉइंट पे कितने बचेंगे 8 वोल्ट। ठीक, अब 8 वोल्ट में से ये यहाँ कितने हैं 8 वोल्ट, यहाँ से करंट कितनी जा रही है 1 एम्पियर की, क्योंकि करंट तो सेम है। अब कितना नुकसान करेगा I इंटू R, तो I कितना है 1 8 -8 वोल्ट, तो 8 में से 8 गए तो कितना आंसर आया 0। प्रूफ हो गया। यहाँ से वोल्टेज मैक्सिमम था, कुछ नुकसान इसने कर दिया कितना 4 वोल्ट का, बचा हुआ नुकसान इसने कर दिया, तो कितना आंसर आ गया 0। ये भी समझ सकते हो, टोटल वोल्टेज 2 भागों में बट गया। तो 3 तरीके हो गए। ये हो गया किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का तरीका। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने का तरीका। ठीक है, बताया समझ में। ये कब लगाओगे पोटेंशियल डिवाइडर, जब वोल्टेज गिवन हो, सीधा लगाओगे। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज सोर्स। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, दैट इज सोर्स। अब तक का कहानी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, एक बार और रिपीट करवा दिया जाएगा, क्योंकि ये बेसिक है। हमको कभी कभार जब ये बेसिक समझाते तो ऐसा लगता है कि आपको कहीं बोरियत महसूस नहीं हो रही हो कि सर इतना सा भी क्या समझाना, ही तो सबको आता होगा, MSc किए हुए हैं। बट यदि आपको बोरियत महसूस हो रही हो तो माफ़ कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक से चलें और किसी को भी बोरियत महसूस ना हो, ये ऐसी कोशिश करेंगे। सोर्स जो है, सोर्स ये किसी भी सर्किट को चलाने के लिए दी जाने वाली जो एनर्जी है उसका उपकरण होता है। अब किसी भी सर्किट में हो सकता है हम वोल्टेज सोर्स लगाएं, हो सकता है हम करंट सोर्स लगाएं, मतलब करंट सीधा दें या उसको वोल्टेज फॉर्मेट में दें। तो कहने का मतलब यदि एनर्जी आपको वोल्टेज फॉर्मेट में दी जाएगी तो सोर्स हो जाएगा वोल्टेज सोर्स। बात को समझना, सर्किट को एनर्जी देना है। यदि आप वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं तो आपको वोल्टेज दिया जाएगा, और यदि आप सर्किट को एनर्जी करंट सोर्स से दे रहे हैं तो आपको लगाना पड़ेगा करंट सोर्स। इसका मतलब हमारे पास दुनिया में 2 तरीके के सोर्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। पहला वोल्टेज सोर्स, मतलब जो वोल्टेज सर्किट को देगा, और दूसरा करंट सोर्स जो सर्किट में करंट देगा। करंट देना, वोल्टेज देने का मतलब बस इतना सा है कि हम जो लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे उस पर हमको एक बार वोल्टेज ऑब्जर्व करना है, एक बार करंट ऑब्जर्व करना है।
आप सर ये लोड रेजिस्टेंस क्या होता है? लोड का मतलब ये है कि आपने सर्किट क्यों लगाया है। या तो आप कुछ ना कुछ टीवी चलाना चाहते होंगे, पंखा चलाना चाहते होंगे, बल्ब जलाना चाहते होंगे, तो जो भी डिवाइस फाइनली कनेक्टेड है, जिस चीज़ के लिए हमने पूरा सर्किट डिजाइन किया है, वो कहलाएगा लोड, सिंपल भाषा में। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द वोल्टेज सोर्स। क्या समझते हैं? सबसे पहले वोल्टेज सोर्स, आप हेडिंग लगा दीजिए, हम वोल्टेज सोर्स स्टार्ट करते हैं। अब हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वोल्टेज सोर्स की एक डेफिनेशन है, वो ध्यान से सुनना और लिखना भी है। पहले सुन लो, वोल्टेज सोर्स क्या है? ऐसा सोर्स जिसमें यह है लोड प्रतिबाधा ZL। लोड का मतलब जो इक्विपमेंट आपने लगाया हुआ है। लोड प्रतिबाधा, इंटरनल प्रतिबाधा मतलब ZI के साथ कौन से क्रम में जुड़ी हो? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो क्या कहलाएगा ये हमारा? ये कहलाएगा वोल्टेज सोर्स। रिपीट कर रहे हैं डेफिनेशन। ऐसा सोर्स वोल्टेज सोर्स कहलाएगा जिसमें जो लोड इम्पीडेंस है वो इंटरनल इम्पीडेंस या आंतरिक प्रतिबाधा के सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इससे जुड़ी हो। कई सारी बुक्स में इस RL को इस तरीके से भी शो किया जाएगा, तो आप परेशान ना हो। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं इसमें रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर या कैपेसिटर लगा होगा, तभी इसका नाम क्या है? Z है। तो यदि आप सीधा R जैसा बनाते हैं तो भी ठीक है, यहाँ लिख देना Z है मतलब प्रतिबाधा है। ओके, चलिए। आप कहेंगे सर ये क्या डेफिनेशन हुई? इसका डेफिनेशन आपको कंपैरिजन से समझ में आएगा। मतलब करंट सोर्स की डेफिनेशन सुनो तब ये समझ में आएगी। ऐसा सोर्स करंट सोर्स कहलाएगा जिसमें लोड जो प्रतिबाधा है ZL वो इंटरनल प्रतिबाधा ZI के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ी हो। बात आया? ये क्या कहलाएगा? करंट सोर्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? इस वोल्टेज सोर्स में जो ZL है, जो लोड प्रतिबाधा है या लोड इम्पीडेंस है, वो इंटरनल के सीरीज कॉम्बिनेशन में होगी। और करंट सोर्स में जो ZL है, लोड प्रतिबाधा है, वो ZI के इंटरनल के किस में होगी? पैरेलल कॉम्बिनेशन में या समांतर संयोजन में होगी। ठीक है सर, ये इंटरनल इम्पीडेंस क्या है? इंटरनल इम्पीडेंस का मतलब है कि सोर्स के साथ जो इम्पीडेंस जोड़ी गई है वो उसकी इंटरनल इम्पीडेंस है। ठीक है, अब हमने वोल्टेज सोर्स क्यों लगाया? हमने वोल्टेज सोर्स इसलिए लगाया कि हम जो ZL है, जो हमने इक्विपमेंट जोड़ा है चलाने के लिए, उस पर हम वोल्टेज जो लगाए हैं वो प्राप्त कर सकें, इसलिए हमने वोल्टेज सोर्स जोड़ा। करंट सोर्स हमने क्यों जोड़ा? कि जो ZL है इसमें से कितनी करंट जा सके? I। जो लगाई है वो सीधी चली जाए। तो चेक करते हैं क्या BS वोल्टेज लगाने पर या इस सर्किट को जोड़ने पर या ZL के सिरों पर क्या BS वोल्टता प्राप्त होती है कि नहीं होती है। ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, चलिए देखो, हमने बताया ये क्या है? हायर पोटेंशियल। तो ये किस वोल्ट पे होगा? V। ये किस पे होगा? 0 पे। यहाँ क्या लिखोगे? 0। यहाँ क्या लिखोगे? 0। ये B है तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? B। ये पॉइंट कौन सा है? BS को B मान लेना। ठीक है, तो ये क्या है? B पॉइंट पे है। अब इसमें से करंट कितनी जा रही है? I। तो नुकसान कितने का हो जाएगा? I इंटू ZI का। किसका नुकसान होगा? I इंटू ZI का नुकसान हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल मिलेगा? V यहाँ था, नुकसान कितना हो गया? I इंटू ZI। और नीचे क्या है? 0। तो इस ZL के सिरों पर कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है? BI माइनस ZI माइनस 0। तो आंसर कितना आया? यहाँ जो पोटेंशियल मिल रहा है हमको BZL के सिरों पे, तो उसको हम लिख देंगे V माइनस I ZI। रिपीट कर रहे हैं, अप्लाई कितना किया? B। इसने नुकसान कितना कर दिया? I इंटू ZI। तो बचा कितना? B में से I इंटू ZI। इसका मतलब जो वोल्टेज हमने लगाया वो हमको इस जगह या लोड पे प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए इसका नाम होता है प्रैक्टिकल या रियल
वोल्टेज सोर्स, मतलब दुनिया में ऐसे ही वोल्टेज सोर्स पाए जाते हैं। ये क्या कहलाएगा? रियल वोल्टेज सोर्स, जिसमें जो लोड है उस पर नियत वोल्टता प्राप्त नहीं होती, या इस पे जो वोल्टता प्राप्त होती है उसमें करंट की वैल्यू के कारण भी परिवर्तन होता है। सर आइडियल कैसा होता है? सोचो, दुनिया में आइडियल यदि वोल्टेज सोर्स है तो वो कैसा होना चाहिए था? सर एक ऐसा वोल्टेज सोर्स होना चाहिए था जिसमें जो वोल्टेज लगाएं वही प्राप्त हो। आइडियल वोल्टेज सोर्स, हम रिपीट कर रहे हैं, अच्छे से समझना। हाँ देखो, आइडियल वोल्टेज सोर्स कैसा वोल्टेज सोर्स होना चाहिए? एक ऐसा वोल्टेज सोर्स होना चाहिए जिसमें जो हम अप्लाई कर रहे हैं, यहां से बी लगाया है तो बी मिलना चाहिए। अब सोचो, जो अप्लाई किया है वो कब यहां मिलेगा? जब हमारा कोई भी नुकसान ना हो। नुकसान वोल्टेज का किसकी वजह से हो रहा है? ये जो इंटरनल इम्पीडेंस है इसकी वजह से। अब यदि हम इसको हटा दें तो हमको कोई नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हमने एक वोल्टेज सोर्स लगाया V, और यहां से हमने किसको हटा दिया? यहां से हमने इंटरनल इम्पीडेंस को हटा दिया, सीधा क्या जोड़ दिया? ZL। तो अब जितना वोल्टेज यहां है, जितना वोल्टेज यहाँ है उतना ही कहाँ हो जाएगा? यहाँ उतना ही काम मिल जाएगा यहाँ। तो इसके स्रोत पे वोल्टेज कितना मिल गया? अब भी, क्योंकि नुकसान हुआ नहीं। तो ये कहलाएगा आइडियल वोल्टेज सोर्स। क्या कहलाएगा? आइडियल वोल्टेज सोर्स। हिंदी में क्या कहते हैं? आदर्श वोल्टता स्रोत। क्या कहलाएगा ये? आइडियल वोल्टता स्रोत। आप कहोगे सर क्या कंक्लूजन है, क्या रिजल्ट है? रिजल्ट ये है कि दुनिया में इस तरीके के वोल्टेज सोर्स नहीं पाए जा सकते जो थोड़ा सा भी पोटेंशियल का नुकसान ना करें। इसलिए पाए तो ये जाते हैं, बट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 तरीके से। पहला, ये बताइए कि वोल्टेज सोर्स में इंटरनल इम्पीडेंस लोड के सीरीज में होती है या पैरेलल में होती है? दोबारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्या है कि वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल इम्पीडेंस होती है वो लोड के सीरीज में होती है या पैरेलल में होती है? तो क्या लिखोगे? सीरीज में होती है। ठीक है, इस बात को आप पूरा लिखिएगा। हम लिख दें पूरा? चलो कोई बात नहीं, पूरा लिख देते हैं। ZI मतलब इंटरनल इम्पीडेंस, लिख देना आंतरिक प्रतिबाधा। लिखने में बिल्कुल शर्म ना करें, कंजूसी ना करें, आराम से लिखें। ठीक है, ZI मतलब आंतरिक प्रतिबाधा यदि लोड मतलब ZL के साथ किस में जुड़ी हो? सीरीज में, श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ी हो। हिंदी में कहते हैं संयोजन में जुड़ी हो। ले लो जी, पहला आ गया आंसर। करंट सोर्स में क्या लिखेंगे? समांतर क्रम में जुड़ी हो। दूसरा बताओ, आइडियल वोल्टेज सोर्स की क्या कंडीशन है? आइडियल वोल्टेज सोर्स की कंडीशन ये है कि जो ZI का मान है वो कितना हो जाना चाहिए? 0। अब पूछ सकता है ZI क्या है, तो आप वापस लिखोगे आंतरिक प्रतिबाधा है, उसका मान क्या होना चाहिए? 0। तीसरी चीज और पूछी जाती है कि सर आइडियल वोल्टेज सोर्स बनाने के लिए आप सर्किट को ओपन करोगे या शॉर्ट करोगे? अरे सर ये तो बताया ही नहीं। बिल्कुल बता रहे हैं, इसलिए तीसरा पॉइंट बताए थे और अब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस 0 कर रहा या इंटरनल इम्पीडेंस को 0 किया, तो इस 0 करने की कंडीशन को ओपन सर्किट कहते हैं या शॉर्ट सर्किट कहते हैं? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे पास कोई रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, यदि हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस लगा है जिसकी वैल्यू R है और यहाँ से करंट जा रही है I, ठीक है, इसके स्रोत पे वोल्टेज कितना मान लेते हैं? B बराबर I इंटू R। ध्यान से समझना, पहली कंडीशन होती है शॉर्ट सर्किट की। सर ये क्या है, हम बताते हैं। शॉर्ट सर्किट को हिंदी में कहते हैं, कभी आपने पढ़ा होगा, लघु पथित।
जिसका जो पथ है, जिसका जो रास्ता है वो छोटा हो गया हो, शॉर्ट हो गया हो। मतलब यदि आप r की वैल्यू को जीरो कर दो, क्या कर दो, r की वैल्यू को 0 कर दो। यहाँ पहले r लगा था, अब आपने वैल्यू कितना कर दिया, 0। तो बताइए b बराबर कितना होता है, i इंटू 0, मतलब 0। तो ध्यान रखना शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है, शॉर्ट सर्किट की पहली कंडीशन क्या है, शॉर्ट सर्किट की पहली कंडीशन है रेजिस्टेंस को क्या करना है, 0। रेजिस्टेंस 0 होगा तो दूसरी कंडीशन क्या है, b बराबर कैसा हो जाएगा, 0। और तीसरी कंडीशन ओम के नियम से क्या आएगी, b बराबर सर IR होता है। और यदि हम I को देखेंगे तो कैसी हो जाएगी, जब रेजिस्टेंस 0 है तो I कैसी हो जानी चाहिए, मैक्सिमम। बात आया, I कैसी हो जानी चाहिए, मैक्सिमम। कैसे निकालोगे, निकाल भी सकते हो, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। आपने वोल्टेज कौन सा अप्लाई किया, I बराबर क्या है, टोटल वोल्टेज जो आपने रेजिस्टेंस में लगाया होगा B, आपने रेजिस्टेंस को कितना कर दिया, 0, तो करंट कितनी होगी, इनफाइनाइट, मतलब मैक्सिमम। तो 3 बातें ध्यान रखना शॉर्ट सर्किट की। हमने यहाँ बताइए शॉर्ट सर्किट किया है कि ओपन सर्किट किया है। सर आपने क्या किया है, इस रेजिस्टेंस को हटा के 0 कर दिया और सीधी लाइन खींच दी, देखो खींच दी सीधी लाइन। तो ये कंडीशन किसकी है जी, ये कंडीशन है शॉर्ट सर्किट की। इस शॉर्ट सर्किट में 3 चीज़ें होती हैं, R बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं। दूसरा, वोल्ट पोटेंशियल के ड्रॉप कितना हो जाएगा, पोटेंशियल का नुकसान कितना होगा, 0, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है तो 0 होगा। और करंट कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम। दैट इज द कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किट। अब हम समझते हैं, तो ध्यान रखना वोल्टेज सोर्स में आइडियल, वोल्टेज सोर्स को आइडियल बनाने के लिए आप कौन सी कंडीशन का यूज करोगे, शॉर्ट सर्किट का, ठीक है। और ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद रखोगे, इस कंडीशन को अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। तो ये पूरा हो गया वोल्टेज सोर्स। अब हम बात करते हैं, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। तो चलो हाथ के हाथ हम ओपन सर्किट के बारे में बता देते हैं। अब हम बात करते हैं ओपन सर्किट की। क्या मतलब समझ में आ रहा है, ओपन का मतलब, सर ओपन का मतलब हमको तो ऐसा लगता है खुला हुआ होना या टूटा हुआ होना। सर समझ में नहीं आया, बात आएगा, काहे नहीं आएगा भाई, समझ में भी आएगा। देखो, यदि कोई सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस R है, जिसमें करंट आई गई है, ठीक है, आपने क्या किया, यहां पोटेंशियल ड्रॉप देखा कि IR हो गया, मतलब B बराबर कितना आना है, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया IR का, तो B बराबर IR पोटेंशियल डिफरेंस से R के स्लोप पे। आपने ओपन कर दिया सर्किट, क्या कर दिया, सर्किट को कर दिया ओपन। ओपन का मतलब इस R को हटा दिया। R को हटाना और R को 0 करना अलग अलग बात है। R को हटाने का मतलब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है, B। तो A पॉइंट कहाँ है, यहाँ, बीच में से आपने रेजिस्टेंस को हटा दिया, और B पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। तो बीच में कुछ भी नहीं है, तार टूटा हुआ है। हमने क्या, खुला हुआ होना या टूटा हुआ होना, तो तार खुला हुआ है। अब बीच में क्या रखी है, हवा, एयर है बीच में, क्या है, एयर। और हवा में से करंट जाती है, नहीं जाती, तो करंट कितनी हो जाती है, 0। और B बराबर यदि IR लगाओगे और R कैलकुलेट करोगे तो B अपॉन I करोगे, I की वैल्यू कितनी है, 0, तो कितना आ गया, इनफाइनाइट। इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाता है बीच में, इनफाइनाइट। तो ओपन सर्किट की क्या कंडीशन है, ओपन सर्किट की जो कंडीशन है वो है पहली, रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट हो जाना, मतलब एयर का आ जाना या तार का, वायर का टूट जाना, ये सिंपल लैंग्वेज में है। दूसरी कंडीशन, जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तार टूटा हुआ है, तो करंट कितनी हो जाएगी, 0। करंट कितनी होगी, 0 होगा। और तीसरा, वोल्टेज कैसा होता है, मैक्सिमम, ठीक है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वोल्टेज भी कितना होगा, मैक्सिमम, ठीक है। ये 2 कंडीशन आप ध्यान रखें, और इससे पहले जो हमने बताया है ये दोनों कंडीशन आप ध्यान रखें। आप ये समझ लें कि शॉर्ट सर्किट वोल्टेज को 0 करने के लिए लगाया जाता है और ओपन सर्किट करंट को 0 करने के लिए लगाया जाता है। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज 0 करना है तो रेजिस्टेंस को 0 करना होगा,
और ओपन सर्किट में यदि आपको करंट को जीरो करना है तो आपको सर्किट को तोड़ना होगा या रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट करना होगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो जाएगा तो मिनिमम करंट हो जाएगी। दो बातें इन दोनों की ध्यान रखें। अब हमारा क्या है, करंट सोर्स। क्या पढ़ने वाले हैं अभी हम, करंट सोर्स पढ़ने वाले हैं। करंट सोर्स क्या होता है जी? करंट सोर्स, अरे सर आपने बता तो दिया, एक ऐसा सोर्स जिसमें लोड इम्पीडेंस ZL, इंटरनल इम्पीडेंस ZI के कौन से कॉम्बिनेशन में हो, पैरेलल में। ठीक है, मतलब समांतर। आप लिख लेना इस डेफिनेशन को, आप चाहो तो हम बोल देते हैं, बचपन में बोलते थे ना, लिखो। आप लिखना चाहो तो ऐसे पसंद हो तो ऐसे बता दो। ऐसा स्रोत या ऐसा सोर्स जिसमें जो लोड इम्पीडेंस है वह इंटरनल इम्पीडेंस मतलब आंतरिक प्रतिबाधा के समांतर क्रम में जुड़ी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ी है, समांतर में जुड़ी है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका काम क्या है। अब सारे पेन छोड़ दो, आप केबल बोर्ड पे देखो। यहाँ से जाने वाली करंट I है और यहाँ भी करंट कितनी जाएगी, I। अब उसके पास दो रास्ते हैं, एक तो वो इधर जाए और एक वो नीचे की तरफ आए। तो करंट ने क्या सोचा कि मेरे पास दो रास्ते हैं तो करंट कुछ तो इधर चली गई, मान लेते हैं I1, और यहाँ से कितनी निकलेगी, I2। बात आया समझ में? यदि टोटल करंट यहाँ से आने वाली I है, यहाँ I1 चली गई तो I2 की वैल्यू कितनी है, I माइनस I1। रिपीट कर दें थोड़ा सा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? करंट कितनी चली, I, दो रास्ते थे, इधर कितनी निकल गई, I1, तो रिमेनिंग कितनी है, I2 बराबर I टोटल इतनी चली गई, I माइनस I1। तो यहाँ इसके स्रोत पे कितनी करंट मिल रही है, I माइनस I1। आप हमको बताइए, क्या बताइए, करंट कितनी दी आपने, I, पहुंची कितनी, कुछ कम होके पहुंची है। तो ये जो सोर्स है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रैक्टिकल या रियल करंट सोर्स। क्या कहलाता है ये, रियल करंट सोर्स। रियल करंट सोर्स की क्या खास बात है कि जो हम करंट दे रहे हैं वो करंट कुछ कम पहुंचती है, कहाँ पे, लोड पे, या करंट का मान कैसा रहता है, नियत नहीं रहता है। क्या लिखेंगे, करंट का मान। ये सारी बातें इसको बहुत इजी बनाने के लिए कही जा रही है। करंट का मान नियत नहीं रहता। ठीक है, हम चाहते हैं कि जितनी करंट हमने दी है उतनी ही करंट यहां मिले। तो अब तो आप सीख गए होंगे, अब आप ये सीख गए होंगे तो क्या करना पड़ेगा, करंट का जो नुकसान हो रहा है उसको हटा दो। सर कैसे हटाओगे? यदि सर इसको कुछ ऐसा कर दिया जाए यहाँ पे कि आ जाने वाला जो करंट है वो जीरो हो जाए। सोचो, यहाँ करंट आई थी, यहाँ पहुँचानी भी आई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये माइनस I1 किसकी वजह से है, इसकी वजह से। यदि इसको हटा दिया जाए तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, हटा दो, तो हटा देते हैं। यदि आपने करंट सोर्स बनाया और करंट सोर्स ऐसा बनाया जिसमें आंतरिक जो प्रतिबाधा थी उसको ओपन कर दिया, क्या कर दिया, ओपन, तो तार टूटा हुआ है तो यहाँ I1 कितनी जाएगी, अब 0। यहाँ से कितनी जा रही थी, I, यहाँ कितनी है I, तो करंट सीधी निकल जाएगी, यहाँ कितनी मिल जाएगी, I। तो ये करंट सोर्स क्या कहलाएगा, आदर्श मतलब आइडियल करंट सोर्स। हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा परेशान ना हो, हम हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। आदर्श धारा स्रोत, ठीक है, ये लो जी, दोनों की स्थिति है। अब हम क्या सीख गए, तीन बातें सीख गए। पहला, क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, करंट सोर्स से। करंट सोर्स से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है,
पहली बात, इसमें ZI कैसा होगा, पैरेलल, मतलब समांतर क्रम में जुड़ा होगा। दूसरा, यदि आपको रियल से आइडियल बनाना है, मतलब प्रैक्टिकल करंट सोर्स से आइडियल करंट सोर्स बनाना है, तो ZI को इनफाइनाइट करना पड़ेगा, या I1 को 0 करना पड़ेगा, या सर्किट को ओपन सर्किट करना होगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। रियल से आइडियल बनाना चाहते हो तो ओपन सर्किट करना पड़ेगा, बात आया। तो तीसरी बात आप भी ध्यान रखें। हाँ जी, कन्वर्जन। अरे सर ये क्या है, कन्वर्जन को शायद हिंदी में बदलना कहते हैं, है ना, चेंज करना। अब सर किसका कन्वर्जन किसके साथ, सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं। हम देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है वो पॉइंट, और वो पॉइंट है या वो कॉन्सेप्ट है, यदि आपको वोल्टेज सोर्स दिया जाए तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे बदलोगे, यदि आपको करंट सोर्स दे दिया जाए तो उसको वोल्टेज सोर्स में कैसे चेंज करोगे। मतलब कन्वर्जन किसका है, कन्वर्जन है वोल्टेज सोर्स से किसमें, करंट सोर्स में, और करंट सोर्स का किसमें चेंज करना है, वोल्टेज सोर्स में। चलो पहले तुमको ये बताओ, हम जो बना रहे हैं वो कौन सा सोर्स है और क्या वो डायग्राम ठीक है। हाँ जी, ये बताइए कौन सा सोर्स है, करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स। अरे सर आपने साइन जब करंट का बनाया है तो फिर पूछने की क्या ज़रूरत है कि कौन सा सोर्स है। तो चलो ठीक है, फिर यदि हमने करंट सोर्स बनाया है और आपको पता चल गया है कि ये करंट सोर्स है, तो इसको चेंज करके दिखाओ हमको वोल्टेज सोर्स में। और यदि आपको पता चल गया है कि ये वोल्टेज सोर्स है तो इसको चेंज करके दिखाओ करंट सोर्स में। ये जो टेक्निक है ये हमारे थेवेनिन थ्योरम को कैलकुलेट करने के बहुत काम में आएगी। किसको कैलकुलेट करने के काम में आएगी ये, थेवेनिन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम को भी आएगी, मतलब जहाँ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होंगे वहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा। कैसे चेंज करते हैं सर, आपको यदि करंट सोर्स चाहिए, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि आपको करंट सोर्स चाहिए तो आपकी हमसे डिमांड क्या है। आपकी हमसे डिमांड होगी सर एक तो करंट सोर्स मतलब करंट का मान चाहिए, और उसके पैरेलल में लगाने के लिए एक इम्पीडेंस चाहिए। बात क्लियर है। हमने कहा कि आपको वोल्टेज सोर्स बनाना है तो आपकी क्या डिमांड है, सर एक तो बैटरी दे दो और उसके सीरीज में लगाने के लिए एक इम्पीडेंस दे दो। अब सोचो, यदि इस दिए गए डाटा से हम बैटरी की वैल्यू निकाल दें और इंटरनल इम्पीडेंस तो ये भी है और ये भी, तो इंटरनल इम्पीडेंस की वैल्यू तो गिवन है, कितना है 5 ओम। नहीं आया समझ में, समझते हैं। देखो हाँ जी, वोल्टेज सोर्स बनाने के लिए हमको एक वोल्टेज चाहिए और इसके सीरीज में लगाने के लिए इम्पीडेंस चाहिए। इम्पीडेंस कितनी है 5 ओम। ये क्या है, ये है इंटरनल इम्पीडेंस। तो इंटरनल इम्पीडेंस तो सेम ही रहती है, तो ये भी क्या लिख सकते हैं 5 ओम। लेकिन क्या यहाँ पे 10 लिखना ठीक है, नहीं 10 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 10 तो करंट है, हमको वोल्टेज चाहिए। अरे सर B बराबर IR का फॉर्मूला पढ़ा दिए, और I क्या होता है 10 एम्पियर दे रखा है, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 5, तो कितना हो गया 50 वोल्ट का। ये लो जी, ये बन गया तुम्हारा वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक फॉर्मूले की वजह से वोल्टेज सोर्स में। रिपीट करें, चलो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलना है तो एक तो किसका मान चाहिए, करंट का, और समांतर क्रम में लगाने को क्या चाहिए, एक इंटरनल इम्पीडेंस। तो इंटरनल इम्पीडेंस कितनी है 10 ओम, ये तो नहीं चेंज होती, ये तो इंटरनल इम्पीडेंस ही रहेगी, तो हमने 10 ओम तो लिख दिया। अब यहाँ हमको करंट सोर्स चाहिए तो भाई ओम का नियम B बराबर क्या होता है I इंटू आर। I बराबर क्या लिखेंगे B अपॉन आर। व्हाट इज द V, दैट इज 50।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज 10। आंसर बोलो भैया 5। ओके, तो 5 एम्पियर की करंट सोर्स बन गया और 10 ओम का क्या लगा दिया, इम्पिडेंस लगा दिया ZI, तो हो गया वोल्टेज सोर्स। बस सर इतना सही है, बिल्कुल इतना सही है सर, एक एग्जाम्पल और हो जाए। चलो एक एग्जाम्पल और करा देते हैं, हमको क्या तकलीफ है। ये लो जी, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर। बड़ा आसान है, ये वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स में बदलिए। अरे सर ये भी कोई क्वेश्चन थोड़ी है। I बराबर B कितना है 100, R कितना है 20। पहले खुद ट्राई करना, बाद में देखना यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। तो करंट कितने की लगा दोगे आप 5 एम्पियर की, और पैरेलल में क्या जुड़ेगा इम्पीडेंस, जो कि कितना है बताइए, दैट इज 20। ठीक है, आप कहेंगे सर ये तो कितना आसान है, इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, उसमें क्या तकलीफ है। देखो कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आगे हम अलग ही करवाने वाले हैं, पर कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन तो यहाँ हो ही जाना चाहिए। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ये लो जी, ये हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लिया है। आप चाहो तो और भी ले सकते हो, इसको और भी अच्छा बना सकते हो, उनको कोई तकलीफ है। ये लो जी, और अच्छा बना लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, कहने का मतलब। ये 10 ओम, ये 5 ओम, और ये हो गया 15 ओम। ये लगा रखी बैटरी कितने की मान लें, चलो ये बैटरी मान लेते हैं 50 एम्पियर की धारा बह रही है। तो हमको क्या करना है, 50 एम्पियर की धारा ज़्यादा नहीं हो जाएगी, 10 एम्पियर की धारा मान लेते हैं। 10 एम्पियर की धारा बह रही है। तो बताइए इस सर्किट में यहाँ जाने वाला करंट का वैल्यू कितना है, और इस सर्किट में हर एक रेजिस्टेंस पे, मतलब इस लोड रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू बताइए कितना आ रहा है। आप कहेंगे सर कैसे निकालें कैसे निकालें कैसे निकालें, हमको तो इस तरीके के पोटेंशियल पे इस तरीके के सर्किट में किसी भी रेजिस्टेंस पे या इम्पीडेंस पे पोटेंशियल निकालने का जो तरीका बताया है वो इस तरीके कॉम्बिनेशन में नहीं बताया, बैटरी लगी होती थी। तो कोई बात नहीं, इसको बैटरी वाले में चेंज कर लो। B बराबर क्या होता है I इंटू आर। आई कितना है 10 एम्पियर, आर कितना है 10। कौन सा आर लेना है, जो इंटरनल इम्पीडेंस है, कितना आया 100 वोल्ट की बैटरी लग गई। तो बस इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, यहाँ कितना वोल्ट 100 वोल्ट। ध्यान रखना इम्पीडेंस को कहाँ लगाओगे, सीरीज में। कितना आ गया 10 ओम। इसके पास में क्या जुड़ रहा है सर, ये पहले वाला 5 ओम। यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है 15 ओम। अब आपको क्या करना है, यहाँ करंट निकालनी है और यहाँ पे क्या निकालना है, विभव। तो कोई बात नहीं, निकाल दो, अब तो आसानी हो गया। कैसे निकालेंगे, सीधा निकालना चाहो तो सीधा निकाल दो, और टेढ़ा निकालना चाहो तो टेढ़ा निकाल दो। सीधा कैसे निकालें, अरे आपको बताया नहीं था क्या, ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3। इसके स्लो पर पोटेंशियल क्या होगा B3। टोटल वोल्टेज कितना है 100। नीचे जोड़ोगे, ये आगे 15 और 20 और ये हो गया 30 कैंसिल हो गया 10/3, 3.33 वोल्ट आ जाएगा। ये आ रहा है किसके स्लो पे आ रहा है, ये 15 30 20, ठीक है 3.33 वोल्ट आ रहा है क्या, यही आ रहा है। अरे नहीं, एक गलती हम बार बार क्यों करते हैं भाई, एक गलती, क्योंकि यदि हमको B3 निकालना है तो टोटल वोल्टेज में किसका डिवाइड करना होता है, कुल रेजिस्टेंस का, और मल्टीप्लाई भी तो करना होता है। जिसके स्लो पे निकाल रहे हैं 15 के स्लो पे निकाल रहे हैं भाई, तो कितना आया 3.33 मल्टीप्लाई बाई 15, तो करीबन 45 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 45 वोल्ट के आसपास आंसर आ गया। यहाँ निकालना है तो अब तो क्या करना है, B1 बराबर 3.33 मल्टीप्लाई बाई कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 33.33। यहाँ भी निकाल सकते हो, 5 का गुणा किससे कर दोगे 3.33 से। ये हो गया पहला तरीका, ठीक है। तो ऐसे सर्किट को इसमें कन्वर्ट करने का तरीका पता चल गया। दूसरा क्या हो सकता है, करंट निकाल लो।
कैसे निकालोगे? I बराबर क्या है? V अपॉन आर। V कितना है? 100। टोटल कितना है? 10, 5, 15, 15, 15 हो गया 30। ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 3.33। तो यहाँ से कितनी करंट जाएगी? 3.33 जाएगी करंट। तो यहाँ पे आई आर निकाल सकते हो, यहाँ पे आई आर निकाल सकते हो, यहाँ भी आई आर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मेट से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बहुत ही शानदार चीज़, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स। पहले वोल्टेज सोर्स देखेंगे, फिर करंट सोर्स देखेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस बार हमने इसको नया ऐड किया है, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको बहुत सारी चीज़ें इस कॉन्सेप्ट में नहीं पता लगेंगी। पहली कौन सी? यदि आपको दो वोल्टेज सोर्स दे दिए जाएं, पहला और दूसरा, ठीक है, ये है V1 वोल्टेज का, ये है V2 वोल्टेज का, तो इसको नेट वोल्टेज क्या होंगे? इन दोनों वोल्टेज सोर्स को क्या एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, आपको जवाब देना है। ठीक है, दूसरा ये हो गया पहला। दूसरा बताइए, यदि एक वोल्टेज सोर्स ऐसा है और दूसरा वोल्टेज सोर्स ऐसा है, इसका नाम है V1 और इसका नाम है V2। थोड़ा डायग्राम साफ सुथरा नहीं लग रहा है, चलिए एक बार हम रीड्रॉ कर रहे हैं। ये है एक वोल्टेज सोर्स V1 और इसके साथ है दूसरा वोल्टेज सोर्स जिसका नाम है V2। तो बताइए इसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? बताइए जल्दी आंसर, फिर हम आगे चालू करते हैं। तीसरा, यदि यहाँ एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा है V1 और इसके साथ ही एक वोल्टेज सोर्स यहाँ जोड़ दिया, दैट इज V2, तो बताइए इसको क्या एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं? कैसे करोगे? चौथा पॉइंट देखो, काफ़ी अच्छा है। यदि आपको एक वोल्टेज सोर्स दे दिया जाए V1, ठीक है, और इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने जोड़ दिया एक आपने इस और आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक जोड़ दिया रेजिस्टेंस। तो बताइए क्या लिखोगे वोल्टेज सोर्स की वैल्यू? 5 और देख लेते हैं यदि तकलीफ नहीं है तो। ये लो जी, इस तरीके का एक अरेंजमेंट कर दिया और यहाँ हमने जोड़ दिया एक करंट सोर्स। तो बताइए क्या सिचुएशन बनने वाली है? हम अलग अलग तरीके के आपके पास सर्किट लेके आए हैं। सोचो, दो वोल्टेज सोर्स हैं या दो बैटरीज मान लो या दो सेल मान लो। सबसे अच्छी बात ये देखने की है, सबसे खास बात ये देखने की है, क्या ये बैटरी एक ही डायरेक्शन में है? एक ही डायरेक्शन में चेक करने का क्या तरीका है? दोनों का पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, दोनों का नेगेटिव नीचे की तरफ है, या नेगेटिव पॉजिटिव। इसी तरीके से टॉर्च में सेल डालते थे पहले, ठीक है। तो ये इस सिचुएशन में है, सेम सीक्वेंस में है, तो ये दोनों बैटरीज आपस में जुड़ के ज़्यादा वोल्टेज बनाएंगी। तो हम इसकी जगह एक ही वोल्टेज सोर्स लगा सकते हैं। कौन सा लगा सकते हैं बताइए? आप लगा सकते हो V1 प्लस V2 का, ठीक है। ये नया वोल्टेज सोर्स तैयार हो जाएगा। अब यदि इस सिचुएशन में आप देखोगे बैटरीज उल्टी लगी हुई हैं, तो यदि V1 की वैल्यू ज़्यादा है V2 से, तो रिजल्ट जो लगाओगे, यदि V1 का वैल्यू ज़्यादा है V2 से, तो क्या रिजल्ट आएगा? V1 माइनस V2। जो ज़्यादा होता है उसकी डायरेक्शन में आपको रिजल्ट लिख देना है, ठीक है। V2 होगा तो V2 माइनस V1 आ जाएगा। तो इन दोनों का अंतर इस तरीके से यहाँ आ सकता है। अब ये क्या सही डायग्राम है, गलत डायग्राम है? सर
आपने बताया था ये बड़ा डंडा होता है, इसका मतलब ये B1 पॉइंट होगा, ये छोटा डंडा है इसका मतलब ये 0 होगा, ये छोटा है तो इसका मतलब 0 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा B2। अब ये एक ही लाइन है और एक ही लाइन पे दो पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ B1 बराबर किसके होगा, B2 के। तो हम क्या लिख देते हैं, B1 बराबर B2 के होगा और एक कॉमन मान लेते हैं B, ये तो 0 है ही, तो एक बैटरी लगा देंगे जिसमें B पोटेंशियल होगा, ये B1 के बराबर भी होगा, B2 के बराबर भी होगा। ये लो जी आंसर आ गया। ठीक है, कुल मिला के दोनों समांतर क्रम में बैटरी लगी है तो उनका पोटेंशियल कैसा होगा, बराबर या समांतर क्रम में विभव बराबर होता है। कैसे, देखो चेक कर लो। हमको फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, हमको फॉर एग्जाम्पल यहाँ ZL पे करंट निकालनी है या वोल्टेज निकालना है। ठीक है, यदि हम यहाँ वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो इस R को लगाने का फ़ायदा है कि नुकसान है, चेक करते हैं। यहाँ पोटेंशियल कितना है V, यहाँ पोटेंशियल कितना है 0, यहाँ भी कितना होगा 0, यहाँ कितना होगा B। अब लाइन एक ही है तो यहाँ भी कितना होगा B, यहाँ भी कितना होगा 0। तो क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, R को लगाओ मत लगाओ कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि पोटेंशियल तो अभी वही आ रहा है, ये V1 है तो V1 ही आएगा। ये लो जी बोलो, R को लगाने और ना लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब आप R को कब हटा सकते हो, जब हटा सकते हो जब आपकी कैलकुलेशन R से राइट साइड में हो रही है। इस बात को भी समझ लेना, जैसे इसको हम सीधे तौर पे ऐसे लिख सकते हैं, इसके होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज है वो यहाँ होगा, वही वोल्टेज यहाँ होगा, वही वोल्टेज यहाँ होगा। ठीक है, आगे वही अप्लाई होगा। तो कहने का सीधा सा मतलब, ये काम इन दोनों सर्किट में कब कर पाओगे, जब आप कैलकुलेशन इधर के पार्ट में कर रहे हो, इधर के पार्ट में कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो। यदि कैलकुलेशन इधर वाले पार्ट में होती है तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। पूरी कहानी को रिपीट कर रहे हैं, इन दोनों वाली को एग्जाम्पल से भी करेंगे। इनको एक बार वापस से बता रहे हैं, देख लो। यदि हमारे पास कोई ऐसा वोल्टेज सोर्स है जिसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस रेजिस्टेंस को हटा के सीधा सीधा B वोल्ट का वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कब अप्लाई करोगे, जब आपकी कैलकुलेशन कहाँ हो रही हो, इस रेजिस्टेंस के इस साइड में हो रही हो या राइट साइड में हो रही है। ठीक है, सिमिलरली हमने ये कहा है कि इस तरीके का कोई वोल्टेज सोर्स है, हमने कहा कि इस तरीके का कोई वोल्टेज सोर्स है और इसके पैरेलल में कोई करंट सोर्स लगा दिया है, तो उसके होने और ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आप कैलकुलेशन इस करंट सोर्स से राइट साइड में कर रहे हैं। सर राइट साइड और लेफ्ट साइड का क्या अंतर आता है, तो समझा देते हैं क्या अंतर आता है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। ये है लास्ट वाला पॉइंट, लेकिन नोट लगा के जरूर लिख देना, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। यदि आप रेजिस्टेंस के राइट साइड में काम कर रहे हैं तो ये अप्लाई कर पाओगे, यदि लेफ्ट साइड में काम कर रहे हैं तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। कैसे करेंगे जरा हम आपको समझा देते हैं। देखो ये हमारे पास एक सर्किट है, ध्यान से समझना। अब हम आपको समझा रहे हैं इसका एप्लीकेशन। ये हमारा कोई सर्किट है, 100 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। हमने कहा कि यहाँ करंट का मान बताओ। ठीक है, इसको हम लोड रेजिस्टेंस मान लेते हैं। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ये ZL है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ IL निकाल पा रहा है, और इस जगह पोटेंशियल भी उसने पूछा है PL। अब आप कहोगे सर कैसे निकालेंगे, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लग रहा है। कुछ नहीं लग रहा है, यदि कैलकुलेशन इधर कर रहे हो तो इसको हटा दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो हम चेक करके बताते हैं। हमने इसको हटा दिया, यही तरीके होते हैं एग्जाम पेपर में क्वेश्चन को इजी बनाने के, बाकी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैलकुलेशन किसी भी बेस पे कर पाओगे। इसको रखोगे तो भी आंसर वही आएगा, इसको नहीं रखोगे तो भी आंसर वही आएगा। कैसे, चेक कर लेते हैं। हमने इसको हटा दिया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ कितना आ जाएगा, दैट इज़ 5 ओम, और यहाँ कितना आ जाएगा, सर ये तो ऑलरेडी आपने बना ही रखा है तो इसका प्रॉब्लम तो है नहीं। ये कितना है, दैट इज़ 5 ओम। ओके, दोनों 5 है, ठीक है, ये भी ठीक है। और यहाँ से करंट कितनी निकलेगी, IL। ओके, अब हम चेक करते हैं, ये कितना है, 100 वोल्ट है।
यहाँ से करंट कैसे निकलेगी, आई बराबर, क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रही है वो वहीं जा रही है, तो आई बराबर वी कितना है 100 वोल्ट, और आर टोटल आर कितना है 5 और 5 10, आंसर कितना आया 10 एम्पियर की करंट जा रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एल, दैट इज 10 एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एल, सर आई इंटू आर। व्हाट इज द आई 10, व्हाट इज द आर 5, दैट इज 50 वोल्ट। दो आंसर आ गए। कब है ये सिचुएशन, जब आपने इसको हटा दिया है। अब देखो हम इसको हटाते नहीं है तो क्या कैलकुलेशन आती है, इसको नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो जाने वाली करंट आई है, यहाँ से जो जाने वाली करंट आई है वो दो भागों में बढ़ जाएगी, दैट इज I1, और इधर आ जाएगी I2, ठीक है। और ये जो I2 होगी, इस I2 का मान होगा I माइनस I1, ओके। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ कितना वोल्ट है सर, 100 वोल्ट है। यहाँ कितना है 0, यहाँ भी कितना है 0, यहाँ कितना वोल्ट है सर 100 वोल्ट है। तो ये रेजिस्टेंस कितने वोल्ट पे काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस वोल्ट पे काम कर रहा है सर, सॉरी कितने रेजिस्टेंस है 10, और कितना वोल्ट है 100। तो करंट कैसे निकालोगे, आई बराबर बी अपॉन आर। बी कितना है इसके सिरों पे 100 है सर, और आर कितना है भाई, आर है 10। आंसर कितना आया 10 एम्पियर की करंट जा रही है किस में से, इसमें से I1, ओके। अब यहाँ कितनी करंट जाएगी वो कैसे निकालेंगे, इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस वाला पार्ट है, इसको पूरे को सॉल्व कर लो। ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो ये दोनों सीरीज में, तो जोड़ के कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना, बिल्कुल आसान है कॉन्सेप्ट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार वापस समझा देंगे। 5 और 5 कितना हो गया 10, सीरीज में हो गए दोनों, तो यहाँ भी कितना है 10 ओम, यहाँ भी कितना है 10। अब दोनों समांतर में है, तो समांतर के लिए आर इक्वलेंट कैसे निकालते हैं, R1 R2 और R1 प्लस R2, तो कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा, ठीक है। आप चेक कर लेना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सीधा सीधा आप कितना कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये कितना है 100 वोल्ट तो लग ही रहा है, यहाँ भी कितना है 100 वोल्ट, यहाँ कितना आ जाएगा 5 ओम। अब बताइए करंट कितनी बन रही है टोटल, आई बराबर वी अपन आर, वी कितना है 100 और 5 का नीचे लिख दिया, आंसर कितना है 20 एम्पियर। तो देखो ध्यान से, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, यहाँ से टोटल करंट कितनी निकली 20 एम्पियर। कितनी निकली है भाई सर, 20 एम्पियर की करंट निकली। कैसे निकाली, वोल्टेज टोटल कितने हैं 100 वोल्ट हैं, और इसका पूरे का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है रिजल्ट निकल के सर 5 आ रहा है, तो कितनी एम्पियर करंट निकली 20 की। यहाँ से कितनी करंट जा रही है 20 एम्पियर की, 20 एम्पियर की करंट में से यहाँ कितनी चली गई 10 की, तो बचेगी कितनी 10 की। यहाँ कितना आया 10, यहाँ कितना आया 10। हम भी तो यही कह रहे थे 10 और 5, और क्या कह रहे थे। यदि इस रेजिस्टेंस से इधर कैलकुलेशन करोगे तो आपको इस रेजिस्टेंस होने ना होने का फ़र्क नहीं पड़ता। यदि कैलकुलेशन इधर हो रही है तो फ़र्क पड़ेगा। कैसे, यहाँ कितनी एम्पियर जा रही है 20 एम्पियर, और आपने यदि रेजिस्टेंस हटा दिया तो अभी करंट की वैल्यू कितनी आ रही है 100 टोटल वोल्टेज, और रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 और 5 10 एम्पियर। तो यहाँ 10 एम्पियर की करंट नहीं है, यहाँ कितने की करंट है 20 की। लेकिन 20 कब मिल रहा है, जब हम कैलकुलेशन इस रेजिस्टेंस से इधर कर रहे हैं। लेकिन इस रेजिस्टेंस से इधर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका होना ना होना कोई इफेक्ट नहीं करता। और इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी हम थ्योरम्स पढ़ाएंगे उन सब में ZL के सर्वोपरि वोल्टेज पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप करके बताइएगा, ठीक है। दे दें, चलिए ऐसा करते हैं, इसको यहाँ देते हैं। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक ओहो ठीक है, ये लो जी। यहाँ हमने एक और इस तरीके का एक क्वेश्चन दे दिया है। चलिए यहाँ बताइए IL की वैल्यू कितनी होगी। अब आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो इसको हटा दो। यदि आपने इसको हटाया
तो आई बराबर वोल्टेज कितना है 200। और आगे बताएं, अरे भाई इतना तो कर सकते हो कि नहीं, अरे सर ये लो जी, हमने हटा दिया इसको, ये कितना हो गया 10 ओम, ये कितना है 10 ओम, ये कितना है 200 वोल्ट। तो जाने वाली करंट कैसे निकालेंगे, आई बराबर 200 टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस कितना 20, आंसर कितना आया 10 एम्पियर। कितनी करंट जा रही है इसकी 10 एम्पियर की, आंसर आ गया सीधा। पी बराबर आई आर निकालोगे तो आई इंटू आर 10 गुणा 10 बराबर 100 वोल्ट। ये कैलकुलेशन किसकी है, ये कैलकुलेशन है दूसरे पार्ट की, जिसमें राइट साइड वाले पार्ट में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब सोचो यही कैलकुलेशन हम लेफ्ट साइड वाले पार्ट में करें तो क्या होने वाला है। देखो ये कैलकुलेशन लेफ्ट साइड में करें तो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले। आई टोटल कहाँ से जाने वाली, यहाँ से जाने वाली, तो आई टोटल वोल्टेज कितना है 200। टोटल रेजिस्टेंस देखो ये किस में है, सीरीज में, तो सीरीज में लाके कितना बना दिया इसने बना दिया सर सीरीज में लाके 20। इधर भी कितना है 20, तो 20 और 20 मिलके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे तो आधा हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 10। तो क्या कैलकुलेशन बन गई 200 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितने का है टोटल, आर इक्विवेलेंट लिख दें तो वह 10 ओम का, और यहाँ आ रही है 200 वोल्ट, करंट कितनी है आई, तो आई बराबर 200 और ये आ जाएगा 10, करंट कितनी आ गई 20 एम्पियर की। कहाँ से निकलने वाली करंट है ये, यहाँ से निकलने वाली 20 एम्पियर की, ठीक है। अब हमको देखना है कि ये करंट दो भागों में बटेगी, यहाँ I1 आएगा, यहाँ आएगा I2। तो I1 कैसे निकालेंगे, ये 200 है तो ये भी 200 होगा, ये भी कितना है 200 है, ये कितना है 0। तो देखो I बराबर V अपॉन R, V कितना है 200, R कितना है 10 है कि 20 है, 20 है, तो अब कितना आया 10 एम्पियर। इसका मतलब 20 में से 10 तो यहाँ चली गई, इधर कितनी बचेगी 10, और तब भी आंसर क्या ही आएंगे भाई आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात आप समझ सकते हो। अब सोचो करंट सोर्स आ गया आपके पास, तो क्या करोगे, वोल्टेज सोर्स के कॉम्बिनेशन तो देख लिए, हम करंट सोर्स के कॉम्बिनेशन भी एक बार देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ करंट सोर्स। क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ करंट सोर्स, वो भी हम एक बार आपसे देख लेते हैं। देखो पहला कॉम्बिनेशन वही पहले जैसा ही है, यदि हमारे पास दो करंट सोर्स हैं इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया I1 करंट सोर्स, ये है I2, तो रिजल्ट बताइए क्या लिखोगे। कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं अरे सर इसको कराने की क्या ज़रूरत है, हम सीधा सीधा वोल्टेज सोर्स जैसे कर लेंगे। गलत है, एक ही तार है, एक ही तार में दो करंट कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए आपका ये लिखना कैसा होगा, गलत होगा। यही इसमें समझने वाली बात है। एक तार में दो करंट हो सकती हैं क्या, नहीं। तो I1 बराबर किसके होगा, I2 के, तो I1 और I2, तो कुल मिला के इसकी जगह एक ही करंट का सोर्स लगा सकते हो, दो सेम करंट सोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे दो सोर्स जिनकी करंट समान है उनको दो लगाने की क्या ज़रूरत है, एक लगा दो, ठीक है। चलिए, अरे सर जोड़ना हो तो फिर आप ऐसे लगाइए, आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। तो क्या होगा, इस तरीके से आप अप्लाई करोगे ना, यदि ये I1 है, यदि ये I2 है, तो आप लिख सकते हो जोड़ के, आपका आंसर क्या आ जाएगा I1 प्लस I2। अब ठीक है, क्योंकि यहाँ से कितनी आ रही है I1, यहाँ से कितनी आ रही है I2, जुड़ के क्या हो जाएंगी, सॉरी माफ़ करना, यहाँ से कितनी आ रही है I2, तो इधर क्या आ जाएगी I1 प्लस I2, तो दोनों को क्या लिख सकते हो I1 प्लस I2। देखो अगला, अब क्या करेंगे, सोचो कि सर एक करंट सोर्स है इस टाइप का, दैट इज I1, और एक करंट सोर्स है इस टाइप का, दैट इज I2। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा करंट सोर्स पावरफुल है या किसकी करंट ज़्यादा है। या सिंपल ये कह सकते हैं अपन लोग कि यहाँ से करंट कितनी आएगी I1, यहाँ कितनी जा रही है I2, तो यहाँ कितनी बचेगी I1 माइनस I2।
ओके, तो हम एक करंट सोर्स लगा सकते हैं और वो कौन सा करंट सोर्स होगा, I1 माइनस I2 का होगा। ओके, चलिए तीसरी बात देखो, वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि यदि आपने एक रेजिस्टेंस को जोड़ रखा है तो इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस आप लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप सीधे तौर पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और चौथा पॉइंट शायद है ना, ये तीसरा है, पांचवा देखते हैं, सेम वही है। यदि एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रखा है और नीचे एक करंट सोर्स लगा है तो आप इसको रिप्लेस करके सीधा सीधा करंट सोर्स लिख सकते हो, वोल्टेज सोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना कैलकुलेशन जेड की तरफ होनी चाहिए, बस ये थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होगी। करंट सोर्स के क्वेश्चन वैसे बहुत कम पूछे जाते हैं, वोल्टेज सोर्स के ज़्यादा आते हैं। कभी कभार करंट सोर्स आ भी जाता है तो हम उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आज के इन सभी लेक्चर्स में आपने जो सबसे पहले सीखा वो हमने सोर्स के बारे में जानकारी करने से पहले जो पोटेंशियल ड्रॉप है, विभव का पतन है, उसके बारे में सीखा कि रेजिस्टेंस लॉस करता है और लॉस हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर हमने हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना सीखा कि यदि यहाँ पोटेंशियल बी है तो लॉस कितना कर दिया I-R1, तो बचा कितना B-R1। इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने इसी को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की, सेम चीज़ों को जानने की कोशिश की। अब हम देखते हैं वोल्टेज सोर्स के बारे में। हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो दो तरीके का है, सोर्स जो है वो दो तरीके के हैं, वोल्टेज और एक करंट है। वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है, जब इम्पिडेंस लोड के सीरीज में लगी हो, और करंट सोर्स का मतलब क्या है, जब इंटरनल इम्पिडेंस लोड के पैरेलल में लगी हो। एक होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स, एक होता है प्रैक्टिकल या रियल वोल्टेज सोर्स। रियल वोल्टेज सोर्स में जितना वोल्टेज लगाया है उतना वोल्टेज हमको नहीं मिलता, या वोल्टेज जो है वो करंट के मान पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ देखो करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ जो नेट वोल्टेज है वो घट जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ, इसमें प्रैक्टिकल रियल वोल्टेज सोर्स में यहाँ ZL पर प्राप्त वोल्टता या ZL पर प्राप्त वोल्टता I के मान पर निर्भर करता है। आप भी लिख सकते हो या लिख ही लेना, ठीक है। अब हम आइडियल वोल्टेज सोर्स देखते हैं तो इसमें तो I आया ही नहीं, इसका मतलब यहाँ इंडिपेंडेंट किससे, I से, ये I पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसपे लोड पर प्राप्त होने वाली वोल्टेज करंट पर डिपेंड नहीं करती, क्या कहलाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स। जब करंट पर डिपेंड करेगी वो क्या कहलाएगा, बताइए, रियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ZI की वैल्यू 0 करते हैं। जब ZI की वैल्यू 0 करोगे तो वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी, और जब भी वोल्टेज की वैल्यू 0 होती है तो उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस को हटा के 0 कर देते हैं, वोल्टेज भी 0 हो जाता है। बात करते हैं ओपन सर्किट, ये तीन बातें, रेजिस्टेंस 0, वोल्टेज 0, ये दोनों बातें किसकी हैं, शॉर्ट सर्किट की, और ये दोनों बातें किसकी हैं, ओपन सर्किट की। ओपन सर्किट में करंट 0 होता है और शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज 0 होता है। चलिए समझा दिए आपको सारी चीज़ें। ये हो गया करंट सोर्स। करंट सोर्स में आपको हमने एक इंटरनल इम्पिडेंस को पैरेलल जोड़ा है लोड के, तो करंट होगा, रियल वोल्टेज सोर्स होगा, क्योंकि यहाँ जो करंट मिल रही है वो कुछ कम मिल रही है। यहाँ हमने इसको ओपन कर दिया, तो ध्यान रखना कंडीशन पूछ रहा है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आइडियल करंट सोर्स। तो सोर्स की कंडीशन क्या है, इंटरनल इम्पिडेंस ओपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इंटरनल इम्पिडेंस क्या कर दिया हमने, ओपन कर दिया, मतलब R बराबर इन्फिनिटी कर दिया, तो करंट की वैल्यू कितनी चली गई, 0। तो यहाँ टोटल करंट मिल गई, ठीक है। चलो ये क्या है जी, ये कन्वर्जन है। आपको यदि करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में बदलना है तो बस B बराबर IR फॉर्मूला लगाइए। ये इंटरनल इम्पिडेंस तो वही सीरीज में लगा दीजिए, क्योंकि वोल्टेज सोर्स तभी बनेगा जब इंटरनल इम्पिडेंस सीरीज में होगा। और यदि आपको वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स बनाना है तो करंट सोर्स की कंडीशन क्या है, पैरेलल में एक इम्पिडेंस लगा होना चाहिए, तो इसी को पैरेलल में लगा दो और करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। आगे हम देखें तो ये भी शायद उसी का ही लगभग एग्जाम्पल है, और नहीं वही है क्या,
हाँ, ये हमने एक एग्जांपल दिया था कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलने की कहाँ जरूरत पड़ती है। वैसे तो काफ़ी और एग्जांपल आएंगे अभी। ये हो गया कॉम्बिनेशन, दो वोल्टेज सोर्स को सीधा जोड़ के लिख सकते हो, यहाँ घटाना पड़ेगा क्योंकि इनका सीक्वेंस अलग अलग है। यहाँ पैरेलल में है तो दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा। यहाँ इस रेजिस्टेंस के लगाने का कोई फर्क